जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो आपके पुराने पेपरों के यानी कि विगत जो एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर आ रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है, रज़मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। रज़मनामा जो है वो निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का या फिर कथा सरित सागर का, किसका है। देखिएगा ये जो रज़मनामा है इसके जो लेखक हैं उनकी यदि मैं चर्चा करूं तो वह है आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समकालीन थे ये। ठीक है, ये जो रज़मनामा है ये क्या है तो याद रखिएगा ये फारसी अनुवाद है। और ये जो फारसी अनुवाद है किसका है तो याद रखिएगा महाभारत का। सीधा डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने कि ये जो रज़मनामा है निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है तो याद रखिएगा महाभारत का। महाभारत के लेखक कौन हैं तो आप सब जानते हैं कि महाभारत की रचना करने वाले जो थे वो है आपके वेद व्यास। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है या फिर महाभारत का दूसरा नाम क्या है तो याद रखिएगा जेह संहिता। क्या नाम है, जेह संहिता। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पुराने पेपरों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रज़मनामा क्या है याद रखिएगा ये आपके फारसी अनुवाद है किसका, महाभारत का। इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी प्रमुख रूप से है और इनके साथ में 2-3 और भी हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से यही है। महाभारत का अन्य नाम क्या है तो याद रखिएगा जह संहिता। और इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, वेद व्यास द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा रामायण के लेखक कौन है तो आप सब जानते हैं वाल्मीकि जी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको पूछा जाए पंचतंत्र के लेखक कौन है तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, कि पंचतंत्र के लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है महाभारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए प्रश्न है आपके सामने दूसरा, क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा। भारत के अंदर आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी 3 प्रकार की, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अभी हम इन तीनों को विद डिटेल देखेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में ये जो राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली शुरू की गई है ये किसके द्वारा है। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है पढ़ने के लिए बहुत शानदार सा, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। कौन सा देखिएगा, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है ये, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। देखिए ये जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था है इसकी चर्चा हम करते हैं पूरे भारत के अंदर। देखिएगा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मैप है बस मैं उतना ही ले रहा हूं। देखिए ये है आपके भारत का दक्षिणतम भाग। अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उनमें देखिएगा इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्था हुआ करती थी पूर्वी भाग में, उस व्यवस्था का नाम था स्थायी बंदोबस्त। अभी पूरी चर्चा करेंगे। और भारत के पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उस व्यवस्था का नाम क्या था तो याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त। उसी प्रकार इस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसका नाम था, याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था। और याद रखिएगा भारत के दक्षिणतम भाग में यहां पर अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी इसका नाम था आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो पूरे भारत के अंदर
अंग्रेजों की वो भू राजस्व जो व्यवस्था थी वो 3 प्रकार से थी। स्थायी बंदोबस्त याद रखना है आपको, महलवाड़ी व्यवस्था याद रखना है, और एक है आपके याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त जो राजस्व व्यवस्था है ये कब और किसके द्वारा शुरू की गई। जैसे आपको पूछ लेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और किसके द्वारा शुरू की गई, और महलवाड़ी व्यवस्था कब और किसके समय शुरू की गई, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहले तो याद रखिएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये जो व्यवस्था है कब शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 1793 ईस्वी में। किनके द्वारा शुरू की गई, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। सीधा डायरेक्ट आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन है यहां से 2 तरीके से। अच्छा, एक ये भी पूछेंगे कि सर पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा भारत के किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था हुआ करती थी, तो आपको याद रखना है कि ये जिस क्षेत्र में थी वो है आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अंदर जो भूमि का मालिक हुआ करता था ना, भूमि का मालिक याद रखिएगा वो किसान नहीं था, वो जागीरदार हुआ करता था। अंग्रेजों ने भूमि का मालिक किसे बनाया था, जागीरदारों को, और उनको कहा था कि आपको यहां से टैक्स वसूलना है, राजस्व कर वसूलना है यहां से। तो यहां से स्थायी बंदोबस्त से आपके सामने क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट 5 तरीके से। पहला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये कब शुरू हुई, तो 1793 के अंदर। किनके द्वारा शुरू हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। यहां पर भूमि का जो मालिक है वो किसे समझा गया था, जागीरदार को। और क्षेत्र विशेष पूछ ले तो आपको याद रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र याद रखिएगा, इन क्षेत्रों के अंदर ये विशेष बात आप याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिएगा इसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा ये जो व्यवस्था है ये कब, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो याद रखिएगा ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये है आपके सामने 1820 में। कब शुरू हुई थी, 1820 के अंदर। अच्छा, किनके द्वारा शुरू की गई, तो याद रखिएगा यहां पर है आपके अंग्रेज अधिकारी प्रिंगल वे मुंद्रो द्वारा, प्रिंगल वे मुंद्रो द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से। वो 1793 है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और यहां पर 1820 के अंदर है याद रखिएगा प्रिंगल वे मुंद्रो द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र में है, तो आपको यहां पर याद रखना है, क्षेत्र विशेष की चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा यहां पर आ जाएगा आपके प्रमुख रूप से थोड़ा बंबई का एरिया। चलिए, आवाज सब ओके, एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए आवाज सब ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। अब देखिए क्षेत्र, देखिए बंबई है, मद्रास है और साथ में असम है, याद रखिएगा। यहां पर जो भूमि का मालिक है वो किसान है, रैयत का मतलब होता है किसान, और यहां पर जो भूमि का मालिक है वो कौन है, याद रखिएगा किसान। तो यहां से भी आपके सामने 5 प्रकार के क्वेश्चन है डायरेक्ट, कि भारत के दक्षिणी भाग में अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसका नाम क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1820 में। किनके द्वारा, तो पिंगल वे मुंद्रो द्वारा। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, तो वैसे तो दक्षिण भारत हो गया, लेकिन फिर भी बंबई, मद्रास और असम थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। और यहां पर जो भूमि का मालिक है वो किसे, किसान को माना गया। इधर चर्चा करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसे कब शुरू किया गया, ये 1793 में है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 से, याद रखिएगा। ठीक है। और महलवाड़ी व्यवस्था की चर्चा हम करते हैं तो याद रखिएगा ये है आपके सामने कब, तो 1822। किसके द्वारा है, तो याद रखिएगा मार्टिन बर्ड द्वारा। और यहां पर क्षेत्र विशेष कौन सा है, तो देख लीजिएगा, यहां पर प्रमुख रूप से तो आपको मिलेगा पंजाब और फिर मध्य प्रांत। यहां पर है आपके सामने पंजाब और मध्य प्रांत, ये याद रखना आपको। बस भारत में अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कौन कौन सी है, तो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि भारत में अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो 3 प्रकार की थी। एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक आपको याद रखना है मालवाड़ी व्यवस्था।
ये व्यवस्था कब कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा 1793 है, 1820 है, 1822 है। ये कौन सा क्षेत्र है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये क्षेत्र है आपके रैयतवाड़ी का, बंबई, मद्रास और असम का, और ये है आपके पंजाब और मध्य प्रांत का। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो क्वेश्चन आपके सामने ये था, किस प्रकार से कि भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब? तो 1793 ईस्वी। कौन सा? तो याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपके आई गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, यहां से सीधे वन लाइनर फैक्ट बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती एनी बेसेंट या एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या फिर अरुणा आसिफ अली? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए कांग्रेस, सबसे पहले तो यह है कि स्थापना कब? तो स्थापना तो याद रखिएगा 1885। किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम। और इस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था डफरिन। यह अंग्रेजों के दिमाग की एक उपज है कांग्रेस। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था इस संघ को हमें समाप्त कर देना चाहिए था। क्यों है वह भी आगे चर्चा और करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष ये आप बताइएगा। यहां हमें पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह है आपके एनी बेसेंट। याद रखिएगा ये जो एनी बेसेंट है ये कहां की है? तो याद रखिएगा ये आयरलैंड की है। और आप जब संविधान पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं ना कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। तो एनी बेसेंट आयरलैंड से आते वक्त क्या लेकर आई थी? नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट याद रखिएगा ये भारत पहली बार कब आई? भारत आई थी, बता सकते हैं आप? एनी बेसेंट भारत कब आई थी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी इसका आंसर आया नहीं आपका, फटाफट दीजिए। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। ये कहां की है? आयरलैंड की लेडी है। और ये भारत कब आई थी? तो याद रखिएगा, हाँ, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, ये भारत आई थी 1893 ईस्वी में। और याद रखिएगा 1893 के अंदर ही दो बातें आप और पढ़ते हैं। आपको पता होगा 1893 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे। और 1893 के अंदर ही महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। और 1893 के अंदर एनी बेसेंट आई थी भारत। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि आपके हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। पूछा जा रहा है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी, गांधी जी, श्री अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया गया? वैसे सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ तो होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह। लेकिन सत्याग्रह का शब्द का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा महात्मा गांधी। अब यहां से और क्वेश्चन बनते हैं दो तरीके से। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह
का प्रयोग कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा और हो सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां किया गया? तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो किया गया था आपके चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन के तहत, बिहार, 1917। ये याद रखिएगा। तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट है नहीं आपको, महात्मा गांधी। लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे होते हैं कि आपको पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पहली बार कहां किया गया था? तो आपको याद रखना है चंपारण किसान आंदोलन 1917, बिहार। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। और चंपारण किसान आंदोलन आपको पता ही होगा, तीन कटिया पद्धति, नील की खेती से संबंधित था। नील है ना, पहले उसकी खेती हुआ करती थी, लेकिन आगे चलकर फिर ये केमिकलों से बनने लगी, इसलिए यहां पर किसानों द्वारा इस प्रकार के टैक्स हटाने को लेकर आंदोलन हुआ था, जहां पर पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में प्रयोग किया था। पहली बार वैसे गांधी जी द्वारा कहां किया गया था? अफ्रीका में, याद रखिएगा 1906। ठीक है, लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह दूसरा था। गांधी जी का यह था कि स्वयं को कष्ट पहुंचाकर दूसरे की आत्मा में परिवर्तन करना, स्वयं को कष्ट देकर दूसरे की आत्मा में परिवर्तन करना। जैसे सपोज देन आप अपने घर में हैं और आप न्यू लेटेस्ट मोबाइल लेना चाह रहे हैं, आपने अपने पिताजी को कहा कि पापा मुझे ये मोबाइल चाहिए, पिताजी ने मना कर दिया। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे? खाना नहीं खाएंगे। तो खाना नहीं खाएंगे मतलब कष्ट किसको हो रहा है? आपको। आप चाहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कष्ट मुझे होगा, लेकिन आत्मा किसकी बदलेगी? आपके पिताजी की। और पिताजी कहेंगे टाबरी खाना कौन खावे, मोबाइल दिला दो। ये था महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, स्वयं को कष्ट देकर दूसरे की आत्मा में परिवर्तन करना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं फिर मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 74 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का क्षेत्रफल है, इस भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? तो याद रखिएगा 10.41%। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है आपके राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन कई बार वो 4 नाम देके पूछता है कि निम्न में से दिए गए भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर आरोही या फिर अवरोही क्रम है, ऐसे भी दे देता है वो। तो आपको याद रखना है कि नंबर फर्स्ट पर है आपके राजस्थान, नंबर 2 पर है आपके मध्य प्रदेश। राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो एमपी ही हुआ करता था। राजस्थान तो सन 2000 में बना है, क्योंकि एमपी से अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़, इसीलिए। ठीक है, और नंबर 3 पर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नंबर 4 की मैं बात करूं तो याद रखिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो कई बार ये भी देकर आपको पूछ लेता है कि निम्न में से भारत के सबसे बड़े राज्यों का आरोही या अवरोही क्रम है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो भी आपको याद रखना है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है वो आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है लोकटक है एक, लोकटक क्या है? घाटी है, झील है, नदी है या फिर पर्वतमाला है? लोकटक क्या है? लोकटक क्या है? देखिएगा, लोकटक की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा लोकटक आपके एक प्रकार की झील है।
सबसे अच्छा सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि लोकटक झील जहां है वो है मणिपुर। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि मणिपुर की राजधानी क्या है, कमेंट करके बता दीजिएगा मणिपुर की राजधानी क्या है। और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया का 13वां राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा इसी लोकटक झील मणिपुर के अंदर है आपके केबुल लामजाओ। ये भी और विशेष है, एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र 13वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके केबुल लामजाओ, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां पर हमें पूछा गया था कि लोकटक क्या है, तो आप याद रखिएगा लोकटक एक प्रकार की झील है। कहां पर है ये, मणिपुर के अंदर। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा इम्फाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाए कि एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, तो केबुल लामजाओ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है, क्लियर है ये। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा प्रयाग है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग। देखिएगा वैसे उत्तराखंड के आप पढ़ते होंगे 5 प्रयाग बहुत प्रसिद्ध हैं आपके सामने, रुद्र प्रयाग हो, देव प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो या फिर आपके सामने नंद प्रयाग हो। मिलते हैं इस प्रकार से। चलिए एक बार देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक एक बिंदु को। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा यहां पूछा जा रहा है, हम यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहां पर है हमारे सामने आज बिंदु प्रमुख प्रयाग, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। देखिएगा प्रमुख प्रयाग, देखिएगा यहां से एक धारा है आपके सामने और यहां से भी एक धारा है, ठीक है। यहां से जो धारा निकलेगी वो तो है धौली गंगा, ठीक है। और यहां से जो धारा निकलेगी वो है आपके अलकनंदा। दो धाराएं हैं, एक तो है आपके सामने अलकनंदा और एक है आपके सामने धौली गंगा, ठीक है। ये दोनों ही जहां मिलेंगे, इधर से अलकनंदा और इधर से धौली गंगा, ये जहां पर मिलेंगे वहां पर बनेगा एक प्रयाग। और इसी प्रयाग का जो नाम है वो आपको याद रखना है। ये प्रयाग है आपके सामने नंबर फर्स्ट, नाम लिख देता हूं विष्णु प्रयाग। तो आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन ये बन गया कि निम्न में से विष्णु प्रयाग बनता है, तो फिर आपको याद रखना है अलकनंदा और धौली गंगा से कौन सा प्रयाग बनेगा, याद रखिएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये कौन सी है, अलकनंदा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसी प्रकार ये आपके सामने जो अलकनंदा है ये इसी प्रकार से आगे बढ़ती है और इसी अलकनंदा में आकर एक धारा और गिरती है और ये जो धारा है ये है नदाकिनी, मदाकिनी नहीं है, याद रखिएगा नदाकिनी। ये आकर और ये आकर जब गिरती है तो यहां पर आपके सामने बनेगा एक और प्रयाग। ये आ रही है अलकनंदा, इसमें आकर मिली धौली गंगा, तो प्रयाग बना कौन सा, याद रखिएगा विष्णु प्रयाग।
ये इसी प्रकार से चल रही है अलकनंदा, तब तक आकर मिली आपके कौन सी, याद रखिएगा नंदाकिनी। और यहां पर नंबर 2 जो बना प्रयाग वो है आपके सामने नंद प्रयाग। नंबर दूसरा जो प्रयाग है आपके सामने कौन सा बना, नंद प्रयाग, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये वापस इसी प्रकार से आगे चल रही है कौन सी, ये जो अलकनंदा है ये आपकी इस प्रकार से और आगे चली। इसी अलकनंदा के अंदर आकर एक धारा और गिरेगी। यहां पर तो समझ में आ रहा है ना, अलकनंदा, धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में ये फिर आगे चली कौन सी, अलकनंदा, आकर गिरी कौन सी, नदाकिनी है ये, और कौन सा प्रयाग बना, याद रखिएगा नंद प्रयाग। ठीक है, उसी प्रकार से ये आगे चली कौन सी, अलकनंदा, और इसी अलकनंदा में आकर, अभी मैं साइड में लिख दूंगा सारी कहानी वापस, इसी के अंदर यहां से एक और धारा गिरी, और यहां से जो धारा गिरी वो है आपके पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी जब आकर किसके अंदर, इस अलकनंदा में, याद रखिएगा ये पूरी अलकनंदा आ रही है यहां पर, इस अलकनंदा के अंदर आकर गिरी तो यहां पर एक और प्रयाग बन गया। पहले धौलीगंगा गिरी तो विष्णु प्रयाग बना, नदाकिनी गिरी तो नंद प्रयाग बना, पिंडार गिरी किसके अंदर, अलकनंदा में, तो यहां पर एक प्रयाग और बन गया, और वो नंबर 3 है आपके कर्ण प्रयाग। अब यहां पर कौन सा बन गया है, याद रखिएगा कर्ण प्रयाग। उसी प्रकार ये आगे चली कौन सी, अलकनंदा। ये पूरी रील जो चल रही है ये अलकनंदा की है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी है, अलकनंदा, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस अलकनंदा के अंदर इधर से आकर घिरेगी एक और ये जो घिर रही है इसका नाम है मदाकिनी। तो उधर से चल रही है अलकनंदा और इधर से चल रही है मदाकिनी, ये दोनों जहां पर मिलेगी वहां पर बनेगा एक और प्रयाग। इस अलकनंदा के अंदर इस बार कौन सी गिरेगी, याद रखिएगा मदाकिनी। कौन सी गिरेगी, मदाकिनी। और अलकनंदा और मदाकिनी जब मिलेगी तो यहां पर नंबर 4 पर जो प्रयाग बनेगा वो है आपके सामने रुद्र प्रयाग। कौन सा है, याद रखिएगा रुद्र प्रयाग। उसके बाद में फिर ये आगे चलेगी, अलकनंदा आकर गिरी कौन सी, मदाकिनी, और कौन सा प्रयाग बना, याद रखिएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग ये चल रही है अभी तक कौन सी, याद रखिएगा अलकनंदा चल रही है। और अब इस अलकनंदा के अंदर आकर गिरेगी एक और धारा, और इस धारा का जो नाम है वो है भागीरथी। कौन सी धारा, याद रखिएगा भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलेगी तो यहां पर एक प्रयाग और बनेगा, यहां पर एक प्रयाग आपके और बनेगा, और ये जो प्रयाग होगा नंबर 5, इसे आप बोल देंगे देव प्रयाग। ये सारी सारी स्ट्रक्चर है ये आपके उत्तराखंड की है, सारी जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपकी कहां की है, याद रखिएगा उत्तराखंड की। ठीक है, कहां की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा उत्तराखंड की। ठीक है, अब इसको वापस समझिएगा एक बार, देखिएगा आपके सामने प्रमुख प्रयाग जो हैं, कितने प्रयाग हैं, तो आप कहेंगे सर 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, 5 प्रयाग देखिएगा। 5 प्रयाग हैं आपके सामने। नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ये लीजिए विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ये जो विष्णु प्रयाग है ये किनसे बना है, तो आप कहेंगे सर अलकनंदा और धौलीगंगा जब मिली, देख लीजिएगा आपके सामने है, तब एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। और आपके सामने ये रहा विष्णु प्रयाग, देख लीजिएगा ये रहा विष्णु प्रयाग। यहां पर जैसे ही अलकनंदा और धौलीगंगा मिली तो एक प्रयाग बना जिसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। डायरेक्ट आपको एग्जामिनर आपको पूछेगा कि अलकनंदा और धौलीगंगा निम्न में से किस प्रयाग, याद रखिएगा विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर दूसरा कौन सा है, आप कहेंगे सर नंबर दूसरा है नंद प्रयाग। ये लीजिए नंद प्रयाग, और ये जो नंद प्रयाग है ये लीजिए देखिए नंद प्रयाग, एक तो है अलकनंदा और एक गिरी कौन सी, नदाकिनी। ये लीजिए अलकनंदा प्लस नंदाकिनी
कौन सा प्रयाग बना? आप कहेंगे सर ये लीजिए, दूसरा बना यहाँ पर नंद प्रयाग, ये रहा यहाँ पर नंद प्रयाग। उसके बाद में फिर ये आगे चली कौन सी? अलकनंदा, और यहाँ से कौन सी आई? पिंडार नदी। कौन सा बना? आप कहेंगे सर नंबर 3 पर है कर्ण प्रयाग, ये लीजिए नंबर 3 पर है आपके कर्ण प्रयाग। और ये जो कर्ण प्रयाग है ये किससे? तो याद रखिएगा अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी द्वारा निर्मित जो बना वो आपके सामने ये रहा कर्ण प्रयाग। उसके बाद में फिर अलकनंदा चली और इधर से कौन सी आई? मदाकिनी। अलकनंदा और मदाकिनी मिली तो नंबर 4 प्रयाग बना, जिसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। नंबर 4 जो आपके सामने है वो कौन सा है? देखिएगा रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग है आपके, याद रखिएगा अलकनंदा प्लस मदाकिनी, ये दोनों जहां पर मिली वहां पर कौन सा? याद रखिएगा ये रहा आपके सामने रुद्र प्रयाग। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये तो पूरी अलकनंदा और उसके बाद में आई भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलने पर 5वां प्रयाग बना, जिसका नाम है देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से बनती है गंगा, याद रखिएगा। और ये कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये लीजिएगा। बस ये 5 प्रयाग हैं। अब आपको एग्जामिनर पूछने के यहां से बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से? या तो आपको इधर से 2 नदियों के नाम देके पूछ लेगा कौन सा प्रयाग बनता है, या फिर प्रयाग देख के पूछ लेगा कौन सी नदियों से बनता है, या फिर इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि एक तरफ 4 प्रयाग देंगे और एक तरफ ये चारों नदियों के नाम और कहेगा मिलान कीजिए, या फिर एक तरफ 4 प्रयाग एक तरफ ये और कहेगा निम्न में से असुमेलित है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो ये रही स्ट्रक्चर और ये रही पूरी थ्योरी। इसी प्रकार से आपको लिखना है और इसी प्रकार से हम लिखाते हैं। बताइए क्लियर हुई? कम से कम 5 बार आप स्वयं बनाइएगा। आशा नहीं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बनाएंगे और एक ही बार में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बार बता दीजिएगा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखिए पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और नंबर 5 है देव प्रयाग। कौन कौन सी नदियों से, कौन कौन सी धाराओं से बन रहा है, तो वो भी आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर रही। देखिए पहला यहां पर बना, दूसरा ये रहा, तीसरा यहां पर बना, नंबर 4 और नंबर 5। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके इंडिया जीके, स्टैटिक्स जीके कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लीजिए, बहुत बेहतरीन तैयारी और हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे चलूं मैं? तो ये पूरे स्ट्रक्चर याद रखना है, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में उठा के कुछ भी पूछे। जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब ये पूरा याद है तो आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि भागीरथी और जो अलकनंदा है इसके संगम पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आप कहेंगे सर भागीरथी और जो अलकनंदा है वो आपके ये रहा देव प्रयाग, देखिएगा ये रही आपके सामने अलकनंदा और यही रही भागीरथी और ये रहा आपके सामने कौन सा? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कलिए एग्जाम के अंदर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार लगा लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रयाग से आपको। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है बिहार का विषाद यानी कि शोक किसे कहा जाता है? बिहार का विषाद यानी कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा। बिहार को छोड़िए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक कौन बताएगा आप में से कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने एक तो है ये कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, फटाफट इसके आंसर दीजिए ताकि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सके। बिहार का शोक किसे कहते हैं? प्रमुख रूप से जैसे उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे बंगाल का शोक किसे कहते हैं? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार का शोक तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन टॉप से शुरू कीजिए कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। इन सभी के आंसर बताने भाई आपको। बताइए
तो याद रखना है कि भारत का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, कर्माशा नदी। कर्माशा नदी नाम सुना होगा, कर्माशा नदी। और ये नाम तो आप सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक युद्ध हुआ था इतिहास में, चौसा का, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और हुमायूं घोड़े से जिस नदी में गिरा था, ये वही है कर्माशा नदी, जहां पर हुमायूं को एक भिश्ती ने बचाया था। पता आपको? और हुमायूं ने कहा था, यदि मैं वापस आगे चलकर कभी बादशाह बना तो तुम्हें एक दिन का बादशाह बनूंगा। और बनाया भी। चमड़े के सिक्के चलाए थे उन्होंने, पक चमड़े की मुद्रा चलाई थी उन्होंने, पता आपको? तो कर्माशा नदी याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कर्माशा नदी, ठीक है। बिहार का शो किसे कहते हैं? तो कोई दिक्कत है नहीं, कोसी नदी को। उड़ीसा का शो कौन सी है? तो याद रखिएगा, महानदी। राजस्थान का शो किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा, घग्गर नदी। और बंगाल का जो शोक है वो है आपके दामोदर नदी। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, झारखंड का शो किसे कहा जाता है? बता दीजिएगा। ये तो बताएंगे ना, झारखंड का शो किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार का जो शोक है वो तो कौन सी है? याद रखिएगा, कोसी नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे? पीत क्रांति का संबंध किससे? और क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर आपको पूछा जाता है, जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं, ठीक है, कृषि व खाद्यान्न से, खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। जैसे श्वेत क्रांति है, अब श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। नीली जो क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से, ठीक है, इस प्रकार से। और आजकल एक और यूनिक सा क्वेश्चन, चलिए बताइएगा, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? ये कई आते हैं, जैसे झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? बताइए, झींगा उत्पादन से संबंधित। अब जैसे यहां पूछा गया है कि भारत में पीत क्रांति, तो पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन के साथ संबंधित है। अच्छा, वैसे कभी फसल से भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, सरसों, क्योंकि सरसों को क्या बोलते हैं? पीला सोना, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। आप ही जवाब दीजिए भाई, आप तो ऐसे जवाब दे ही नहीं रहे। हम्म, आपको भी तो बताना है ना। चलिए अगला देखिए, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, खेतड़ी। देखिएगा, यहां पर आपको पता हो तो एक केंद्र स्थापित है, कौन सा? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम आपने सुना होगा कभी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, केंद्र सरकार का है ये। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, खेतड़ी। खेतड़ी जो स्थान है वो आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम से पता चली गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर मींस तांबा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, तांबा के लिए, ठीक है। जैसे एक स्थान है भीमबेटका, प्रसिद्ध क्यों है भीमबेटका? ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने देखी क्वेश्चन